ऑप्शनल का तो आपको पता है मेरा बहुत ही पुअर रहा है पिछले 2 अटेम्प्ट्स में। तो इस बार ऑप्शनल को मैंने सोचा कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता हूँ मैं। वो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था कि थ्योरीज वगैरह सारा सोशो कल्चरल पार्ट जो है वो मेरे को समझ आ गया है। तो उससे फिर मेरी आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट हुई और मेरे 70 मार्क्स बढ़े हैं इस अटेम्प्ट में। That's wonderful. So it's good to know that you have scored very well in this exam, or 70 marks is a very big jump in anthropology. And hello and welcome to Next IS. I'm Dr. Sudhir Kumar, and today we have with us Rahul Balhara, who have secured All India rank 494 in UPSC CSE with anthropology optional. He's a very hard-working man. He's an athlete, wrestler, you can say, and his hard work paid. Now, we will know a little bit about his strategy, his experience about this examination. So, welcome and many congratulations for your achievements in this examination. Thank you, sir. So, first and foremost, tell us how do you feel after clearing this examination? Most basic feeling I have is that I am relieved. I feel that I'm stable now. I'm mentally very secure and emotionally very stable after clearing this exam. I feel that I am almost stable in my life now. Now my focus is towards other things in life, like improving my health and improving my understanding of things around me. वेरी नाइस। बेसिकली ये आपने बहुत सही बोला कि आपको बहुत सारे मेंटल टर्मोइल से जाके निकलना पड़ता है दिस एग्जाम में। अब हाउ डिड यू हैंडल द प्रेशर ऑफ दिस एग्जामिनेशन इन योर ऑल थ्रू आउट योर जर्नी? मैं तीनों स्टेज पे फेल हो चुका हूँ, प्रीलिम्स पे भी, मेंस पे भी और इंटरव्यू पे भी। तो पहले 2 अटेम्प्ट के बाद मेरे को ऐसे हो गया था कि बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है ये पेपर क्लियर करना। तो कहीं ना कहीं मैंने ऐसे दिमाग में अपने आप को समझा लिया था दैट दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, आई जस्ट हैव टू फोकस ऑन माई हार्ड वर्क। तो मेरे एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी लो रखी थी। मैं फोकस कर रहा था अपने इनपुट साइड पे ताकि मैं बेस्ट दे सकूं। उसके बाद थोड़ा सा लक फैक्टर आ गया, तो आई हैव डन इट। ओके, यू आर too humble to say that luck factor aa gaya, but I must say that your sportsman spirit somehow helped you to tide over these difficulties in this journey. Okay, so can you share the strategy of your preparation about your GS, your optional exam, optional paper, essay, what you did and how you improved your score over the years? तो जीएस का मेरा सबसे मेन फोकस था वो आंसर राइटिंग पे रहा है। तो मेरे को ऐसे फोकस करना था हमेशा से कि मैं पेपर पूरा टाइम पे कंप्लीट कर पा रहा हूँ और उसके बाद जो क्वेश्चन की डिमांड है वो मैं एड्रेस कर रहा हूँ। आई वॉज नॉट फोकस्ड इनफ ऑन कंटेंट कि मेरे को कंटेंट एकदम से अच्छा करना है या मेरे को सारे टॉपिक कहीं कहीं से पढ़ने हैं। तो मेरे को ये था कि पूरा अच्छे से पेपर कंप्लीट करना है, सारा डिमांड एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद फिर मैं लास्ट में जैसे पीटी और मेंस के बीच जो टाइम होता है उसमें मैं कंटेंट एनरिचमेंट पे फोकस करता हूँ। तो उसमें मैं पूरे साल के करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो देखता हूँ मैं। जैसे कोई भी करंट अफेयर्स हैं उनमें से निकाल लेता हूँ कि ये GS1 में इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। तो ऐसे जीएस पे फोकस रहा है। एथिक्स के लिए मैंने ऐसे किया हुआ था कि अपने जो टर्म्स हैं एथिक्स में वो सब मैंने पढ़े हुए थे, उनकी डेफिनेशन मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई थी। उनके एग्जांपल जो थे, कुछ एग्जांपल्स ऐसे जो नेशनल लेवल पे हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके एग्जांपल्स हैं वो लिखे हुए थे। कुछ मेरे को जो पर्सनल लाइफ में मेरे को एग्जांपल दिखे मैंने वो लिखे हुए थे। तो ये सब मैंने जीएस में फोकस किया था। ऐसे राइटिंग का भी मेरा मेन फोकस था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आए हुए टॉपिक्स हैं उनको लिखता रहूँ। तो मैंने ऐसे राइटिंग वहाँ से मोस्टली की है। मैं ऐसे लिखता रहता था, फिर जैसे मैं आपको भी दिखा देता था कि ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है। तो मैंने सच ऐसे के लिए कुछ डिफरेंट नहीं किया, डिफरेंट पढ़ा नहीं मैंने ऐसे लिखा, उसको रिव्यू करवाया अपने अलग अलग दोस्तों से जो सिलेक्टेड हैं या फिर जो टीचर्स हैं उनसे मैंने अपना ऐसे रिव्यू कराए। ऑप्शनल का तो आपको पता है मेरा बहुत ही पुअर रहा है पिछले 2 अटेम्प्ट्स में। तो इस बार ऑप्शनल को मैंने सोचा कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता हूँ मैं।
तो फिर उसके बाद फिर अंडरस्टैंडिंग में जैसे थ्योरीज़ हैं, आपने जैसे लेमैन लैंग्वेजेस में मेरे को थ्योरी समझाई थी। मेरे को स्ट्रक्चरलिज्म बहुत लेट समझ आया, 4-5 साल बाद। तो उसके बाद मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस फ़ील हुआ कि हाँ, आई नो द सब्जेक्ट नाउ। तो फिर कंटेंट का तो इशू नहीं है, बिकॉज़ एवरीबॉडी हैव द सेम बुक्स, वहीं से आता है। लेकिन वो जो क्वेश्चंस की डिमांड है, जो कि अभी थोड़ी-थोड़ी बढ़ती जा रही है, थोड़ी-सी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं अब। तो मेरे को वही था कि अब अंडरस्टैंडिंग है तो सीधे क्वेश्चंस नहीं भी आएँगे तो भी आई वुड बी एबल टू टैकल देम। तो उससे फिर मैंने आंसर राइटिंग में वो चीज़ इम्प्रूव करने की कोशिश की कि मैं सारे क्वेश्चंस की डिमांड को एड्रेस करता रहूँ। चाहे वो कितने भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड हों, थ्योरीज़ से रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल चीज़ हो, तो वो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था कि थ्योरीज़ वगैरह सारा सोशो कल्चरल पार्ट जो है, वो मेरे को समझ आ गया है। तो उससे फिर मेरी आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट हुई और मेरे 70 मार्क्स बढ़े हैं इस अटेम्प्ट में। Very nice, wonderful. So that's wonderful. So it's good to know that you have scored very well in this exam, or 70 marks is a very big jump in anthropology, and I think that anthropology is the thing that gave you this rank also. Of course. Okay, so basically, let me summarize that what he's trying to say. He's trying to say that first and foremost, in his preparation phase, he focused more on understanding the demand of the question, right? He kept his content to a limit initially. Between the prelims and mains, he focused on enrichment, right? Because he had the template how to write the answer. Now उस template में इन्होंने अपना basically content feed in करना शुरू किया, और ऐसे राइटिंग में इन्होंने मेनली जो फोकस किया दैट वाज मेनली प्रीवियस ईयर एसेज, और उन्हीं को बार बार लिखना, इवेलुएट कराना अपनी फैकल्टीज से, साथ ही साथ अपने दोस्तों से जो सेलेक्टेड थे। और एंथ्रोपोलॉजी में बेसिकली इन्होंने अपना कंटेंट एनरिचमेंट किया थ्रू आवर क्लासेस, एंड उसके बाद इन्होंने लिखा भी बहुत ज़्यादा था पेपर्स को, और नेचुरली इट पेड अ लॉट, राइट? सो कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट द बुक्स दैट यू हैव रेफर्ड फॉर योर ऑप्शनल? हाँ, सबसे पहले फॉरमोस्ट तो एम्बर एंड एम्बर है जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। तो उसके बाद फिर मैंने सेलेक्टिवली पढ़ाई की है, जैसे सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के लिए जो बुक्स हैं जो सब रिकमेंड करते हैं वो मैंने बुक्स पढ़ी हैं। उसके बाद जो मेरा मेन कंटेंट रहा है वो 350 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस थे जो आपने दिए थे, उन क्वेश्चंस से सारा सिलेबस कवर हो जाता है। और फिर मैंने देखा भी था 3-4 बुक से जो मेन चीज़ें वो तो आपने उनमें लिखी हुई थी, तो मेरे को ऐसे कोई पॉइंट नहीं लगा कि मैं पूरी पेज बाय पेज बुक पढूं। तो मैंने सोर्स वहाँ से लिख लिया, और अक्षय जैन सर वाली बुक है जो, उसको मैंने यूज़ किया था। और फिर कुछ टॉपर नोट्स हैं पेपर 2 के लिए स्पेशली, वो मैंने रेफ़र किए थे, जैसे मंदार पाटकी सर के नोट्स हैं, उनमें जो एग्जांपल्स के स्टडीज़ उन्होंने लिखी हुई हैं वो मैंने वहाँ से नोट डाउन करके उनको अप्लाई किया था। So these are the you can say resources that you can refer to. Okay, now basically मैं ये देखता हूँ कि that behind everybody's success, you know, there is a lot of people, their hard work, and especially I would say that the hard work of your parents, right? That you know, I can see, I was watching the video of your father day before yesterday, that you know, he was so happy, right? So basically you know, क्या कहना चाहोगे आप अपने पेरेंट्स का सपोर्ट को, और सपोज देर आर पेरेंट्स ऑल्सो वॉचिंग दिस एपिसोड, सो व्हाट वुड यू से दैट कि पेरेंट्स को पेशेंस कितना रखना चाहिए, और हाउ टू यू कैन से सपोर्ट देयर चाइल्ड इन दिस आर्डुअस जर्नी ऑफ यूपीएससी? फर्स्ट आई कैन से दैट पेरेंट्स का ही सबसे मेजर रोल रहता है बच्चे की सक्सेस में। मतलब ऑफ कोर्स खुद की मेहनत होती है स्टूडेंट की, लेकिन जो मोटिवेशन और जो सपोर्ट, इमोशनल स्टेबिलिटी जो मिलती है वो पेरेंट्स से ही मिलती है। तो आई वुड लाइक टू से कि जो भी जिसके भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दिस एग्ज़ाम इज़ वेरी ट्रिकी। तो इट डजेंट मीन कि आप नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो तो आप मेहनत नहीं कर रहे हो। तो यू जस्ट हैव टू सपोर्ट देम थ्रू एवरी फेलियर एंड एवरी सक्सेस। मोटिवेशन उनको दो, ऐसा उनको फील मत कराओ दैट यू आर नॉट गुड इनफ कि आपसे नहीं क्वालिफाई हुआ है। तो बिकॉज वी नेवर नो, इस बार हमारा प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, नेक्स्ट टाइम हम बहुत अच्छी रैंक ले लेते हैं। तो देर इज़ अ बिट ऑफ रैंडमनेस इन दिस एग्ज़ाम, सो यू शुड ऑलवेज एक्सेप्ट दैट
and you should try to motivate and you should try to believe in your children. उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा. Whenever they will be going to write the exam, तो they would know that my parents are with me, so they would give their 100%. एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, एक चीज़ होती है कि आप सिर्फ मेहनत करो और दूसरा एक स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करो, है ना? सो आपको क्या लगता है कि आपका सिर्फ मेहनत था या स्ट्रेटजी के साथ मेहनत था तो ये सब निकला? बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कंटेंट के पीछे भागते रहते हैं या फिर पता नहीं क्या पढ़ लें नया. सो एक मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या देना चाहोगे? सिंपल है, सबको पता है कि ना सब पढ़ रहे हैं, सबके पास किताबें हैं, लेकिन सबका हो नहीं रहा है. हो उनका रहा है जिनको पता है जो पढ़ रहे हैं उसको कैसे यूटिलाइज करना है. तो यू हैव टू बी वेरी मैच्योर इन दैट सेंस कि जो आप पढ़ रहे हो वो यूज़ करो. देयर इज़ नो पॉइंट इन रीडिंग अ बुक कि आप उसको यूज़ ना कर पा रहे हो. तो अब मैं कोई मान लो कि 50 पेज मैंने पढ़ लिए हैं, उसमें से 10 मैंने ऐसी चीज़ें निकाली हैं जो मैं यूज़ करूँगा, तब तो मेरा फ़ायदा है वो बुक पढ़ने का. तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, दे जस्ट रीड कि हाँ आई हैव अंडरस्टूड दिस, मेरे को समझ आ गया है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसको अप्लाई कैसे करना है. तो उसमें स्मार्ट स्टडी काम आती है, उसमें रोल आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, उसमें पता चलता है कि क्या पूछा जा रहा है, तो मैं इसमें से क्या निकाल रहा हूँ. अब कोई एंथ्रोपोलॉजी सपोज करो कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है किसी का, उसको पता है केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर 2 में, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि केस स्टडीज़ अप्लाई कहाँ होंगी, कैसे होंगी. अब बच्चे केस स्टडीज़ के लिए बहुत सारी बुक्स वगैरह रेफ़र करते हैं, करंट अफेयर मैगजीन्स रखते हैं, लेकिन वो अप्लाई नहीं करते हैं. उसके अलावा आप ऐसे कर सकते हो, आपने 50 केस स्टडी देखी जो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने की है उनको, तो आप उनको अच्छे से रिवाइज़ करो, समझ लो, उनको यूज़ करके आओ. तो किसी ने वो 50 ही पढ़ के अच्छे मार्क्स ले लिए, किसी ने 500 पढ़ के भी अच्छे मार्क्स नहीं लिए. दैट इज़ वेयर स्मार्ट वर्क कम्स इनटू प्ले. क्योंकि बेसिकली जितनी भी एंथ्रोपोलॉजी की केस स्टडीज़ हैं, एंथ्रोपोलॉजी इज़ बेसिकली एथनोग्राफी, और एथनोग्राफी डील्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, राइट? तो अगर एक केस स्टडी किसी भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट की है तो वो हम किसी भी एस्पेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी हैव नॉलेज अबाउट इट. दिस इज़ वेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कम्स इनटू प्ले. ऐसे लगता है जैसे ना एंथ्रोपोलॉजी समझ लिया, आ गया, याद कर लिया, जाके लिख दिया, लेकिन जो प्रॉपर एंथ्रोपोलॉजी जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको ये चीज़ समझ आ रही है. जब मेरे को एंथ्रोपोलॉजी समझ में आया ना फाइनली, तो आई वॉज सो इनटू इट कि मेरे को ऐसा लगा है कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. हर चीज़ से आप रिलेट कर सकते हो. आप सोसाइटी में, मतलब इवोल्यूशन ऐसी चीज़ है, आप हर चीज़ से रिलेट कर सकते हो. फिज़िकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड, सोसाइटी के ग्रोथ से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल ग्रोथ से रिलेटेड. तो वो जब आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना अच्छे से, देन यू गेट वेरी गुड मार्क्स. क्योंकि अब ऐसा हो रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी में बहुत कम मार्क्स भी आ रहे हैं लोगों के, जिनके पहले बहुत अच्छे आते थे. तो अब पेपर की डिमांड अलग हो गई है. अब यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ क्वेश्चन. उसको आप एप्लीकेशन बेस पे अगर पेपर में ला पा रहे हो, देन ओनली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स. वेरी गुड. दैट्स अ वेरी राइट थिंग दैट यू हैव सेड कि आपको अंडरस्टैंडिंग है तो ही यूटिलाइज आप कर पाओगे. ओके, सो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी पे ही 2-4 बातें और करते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, राइट? वी बोथ नो दैट. अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी का, जैसे आप अभी IPS बन चुके हो, right? So naturally you will be utilizing this knowledge of anthropology in that field also, right? So what do you say for civil servants, anthropology का होना कितना ज़रूरी है? मतलब इस सब्जेक्ट की समझ होना कितना ज़रूरी है? मेरे को ऐसा लगता है सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, हाउ वी लुक एट द सोसाइटी. एज सिविल सर्वेंट्स वी हैव टू सर्व द सोसाइटी. और किसी भी चीज़ को हम अच्छे से तब कर पाते हैं व्हेन वी हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. सपोज़ मैं किसी ऐसे एरिया में जा रहा हूँ जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया हूँ, सपोज़ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मेरी पोस्टिंग आ रही है, तो वहाँ के बारे में जो मेरे को समझ है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ओनली. तो उसके बिना मैं वहाँ जाके सर्व कैसे कर सकता हूँ, जब मेरे को वहाँ सोशो कल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं उनको मैं समझ नहीं सकता. अब एंथ्रोसेंट्री ये कंसेप्ट है कल्चरल रिलेटिज्म वाला, तो इसमें मैं कोई भी कल्चरल प्रैक्टिस देखता हूँ तो आई शुड नॉट फील कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ये तो बहुत ही ख़राब हो रहा है, बिकॉज एवरी सोसाइटी इज़ इवॉल्विंग एट इट्स ओन पेस. तो आई हैव टू बी वेरी पेशेंट इन डीलिंग विद दोज थिंग्स. ऐसे नीजक रिएक्शन में करूँगा अगर एज ए सिविल सर्वेंट, तो इट विल लीड टू काउंटर प्रोडक्टिव एक्शंस.
तो वहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है कि आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी दैट आई एम सर्विंग इन अ वेरी वेल मैनर। तो मेरा जो काम है उसकी एफिशिएंसी है और जो मेरी सर्विस है वो बहुत बेटर हो सकती है। सो राहुल, एक बात बताइए, आप रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, आप एक छोटे से गांव बहु अकबरपुर रोहतक से आते हैं, और मुझे लगता है कि जो बहुत सारे जो बच्चे हमारे गांव से आते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम इतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, गांव से हैं, एंड दे फील लो इन कॉन्फिडेंस, राइट, व्हेन इट कम्स टू सच यू कैन से हाई रैंकिंग एग्जामिनेशंस। मेनली आप देखते हो कि आपके गांव के आसपास के बच्चे वो ज़्यादातर या तो एसएससी तक ही पहुँचते होंगे, वहाँ तक ही सोच रखते हैं। पहली तो बात ये बताइए दैट आपका ये विज़न कहाँ से आया दैट यू कैन बिकम आईएएस ऑफिसर, पहली चीज़ तो। और दूसरा कि ये हमारे जो बच्चे हैं जो गाँव से, उनका भी ये थॉट का लेवल कैसे उठे, वो भी एक बड़ी सोच रखना शुरू करें, बिकॉज़ मुझे जहाँ तक लगता है कि तो टैलेंट की कमी नहीं है वहाँ पे। अगर कमी है तो वो सोच नहीं पा रहे हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। एंड आई बिलीव यू विल बी अ वेरी गुड रोल मॉडल फॉर देम, कि उन लोगों को ये सोचना सिखा दोगे कि तुम भी ऐसा कुछ कर सकते हो जो मैंने किया है, राइट। तो पहला तो ये बताइए कि आपको विजन कहाँ से आया, दूसरा आप ये बताइए कि वो बच्चे कैसे कर सकते हैं, और तीसरा कल आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे उन बच्चों को प्रेरित करने में। मेरा मोटिवेशन ऐसे आया, मैं कॉलेज में था तो लाइब्रेरी में एक सीनियर थे, वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, एनसीईआरटीज़ पढ़ते थे। तो मैं उनसे बात करता था तो पूछ रहा था कि आप न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हो? सिंस कॉलेज में तो नहीं यूज़ होता है न्यूज़पेपर। तो उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे आईएएस का एग्ज़ाम होता है, उसमें ये न्यूज़पेपर वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे को बहुत फ़ैसिनेटिंग लगा कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो सारी सोसाइटी की आपको नॉलेज हो रही है, क्या चल रहा है कंट्री में। कहीं भी आप जा रहे हो तो आप बात कर सकते हो, बिकॉज़ सिंस यू हैव एवरी आइडिया अबाउट एवरीथिंग इन दिस कंट्री। तो मेरे को लगा कि ये एक पेपर है वेयर आई थिंक आई कैन गिव माई 100%। मेरे को बहुत ऐसे इंट्रिग्ड रहता था मैं, सोसाइटी मेरे को कुछ नहीं पता था, जैसे पार्लियामेंट कैसे वर्क करता है। लोग बोलते रहते थे मॉनसून आने वाला है, तो मेरे को पता नहीं था कि मॉनसून कैसे आता है। तो मेरे अंदर ऐसे था कि ना आई नीड टू नो अबाउट दीज थिंग्स, और उसका आउटकम ये एग्ज़ाम था। तो मेरे को इट वाज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर मी कि मेरा इंटरेस्ट भी है और एग्ज़ाम भी मैं दे सकता हूँ। तो मेरा मोटिवेशन ऐसे था इस पेपर को क्लियर करने का। और कॉन्फिडेंस इश्यूज़ मेरे को बहुत ज़्यादा थे। सिंस मैंने ये ले तो लिया था, लेकिन अब मेरे पूरी फैमिली में कोई ग्रेजुएट भी नहीं है। स्कूलिंग भी मेरे पापा ने जैसे 10th की हुई है, मम्मी तो पढ़ी लिखी नहीं है। तो फिर मेरे को ऐसा था कि जिससे भी बात करते थे तो वो बोलता था ये बहुत ही मुश्किल पेपर है, ये बहुत ही ऐसे है, जो लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं बचपन से वो करते हैं, ऐसा-ऐसा सब बोलते रहते थे। तो फिर मेरे को ना 2-3 साल लग गए थे पढ़ने के बाद उस कॉन्फिडेंस तक आने में। जब मैंने पहली बार मेंस दिया, मेरे मार्क्स आए, तो मेरे को पता चला कि हाँ, आई कैन डू इट। उससे पहले मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं कर सकता हूँ इस पेपर को। तो ये कॉन्फिडेंस इश्यूज़ होते हैं जो बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं या जो बच्चे एजुकेटेड फैमिलीज़ से नहीं आते हैं। तो उसके लिए आपको अब जो प्लेटफ़ॉर्म्स मिले हुए हैं, जैसे ऑनलाइन कोचिंग्स हैं, यूट्यूब है, इससे आप वो देख सकते हो कि पीपल फ्रॉम एवरी फील्ड आर कमिंग इनटू दिस। अब मैं रेसलिंग में था, एंड सिंस आई हैव कम फ्रॉम रेसलिंग बैकग्राउंड, तो आई कैन बी एन एग्जांपल कि आप कर सकते हो। कोई स्पोर्ट्स में और भी लोग हैं, या फिर जो पढ़ाई में ऐसे इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं बचपन से, बिकॉज़ पढ़ाई का ऐसा रहता है कि बच्चे का इंटरेस्ट बनाने की कोशिश नहीं करते हमारी सोसाइटी में, कि उसको इंटरेस्ट बनाया जाए कि, तो उसको ऐसे ही मेरा था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, बिकॉज़ आई वाज़ नॉट टॉट इन अ वे कि मेरा इंटरेस्ट बने। जैसे एंथ्रो में हुआ मेरे साथ कि एंथ्रो में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को उस तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया था कि मेरा इंटरेस्ट बने, या मैंने शुरू में कोचिंग नहीं की तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा था। तो जब मेरे को समझ आया तो मेरे को पता चला कि हाँ, इट कैन बी डन। तो वही है बच्चों के साथ कि जो रूरल बैकग्राउंड में है, उनको ऐसे पता होना चाहिए दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सिंस वी ऑल हैव दैट टैलेंट एंड दैट डेडिकेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड। उसके बाद इफ आई हैव टू सर्व इन एनी वे, तो आई वुड थिंक कि आई ऑलवेज़ टेंड टू कैटर टू द क्वेरीज़ दैट आई रिसीव। कोई ईमेल करता है, कोई इंस्टाग्राम करता है, तो मैं उनको बताने की वो करता हूँ कोशिश सबको कि हाँ, ऐसा-ऐसा किया जा सकता है, आप ये कर लीजिए। उससे थोड़ा ना बेटर उनको भी लगता है। जैसे मेरे साथ ऐसा था कि मेरे को मैंने कोरा पे किसी को एक बार मैसेज भेजा है, किसी आईएएस ऑफिसर को, एक छोटी-सी डाउट के लिए, तो उन्होंने मेरा रिप्लाई कर दिया था। मेरे को इतना अच्छा लगा था कि हाँ, जब इन्होंने बोल दिया तो इट्स गुड।
जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है, अब उन्होंने बोल दिया है तो वो ब्रिज मैं कम करने की कोशिश करूँगा बीइंग एन ऑफिसर, या कोई ऐसे स्टूडेंट है अगर उसको कोई डाउट्स हैं, तो सिंस आई हैव दैट फेस वैल्यू नाउ कि हाँ मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, तो उनको ज़्यादा समझ आ सकता है कि हाँ दिस इज़ अ वे, इससे भी हो सकता है। वो जो स्टबर्न तरीके हैं कि दिल्ली जाके ही होगा या उस तरीके से पढ़ के ही होगा, अच्छे कॉलेज से, अच्छे स्कूल से पढ़ के ही होगा, वो सब मिथ मतलब आई विल ट्राई कि मैं तोड़ सकूँ। ब्रेक कर दिया ये मिथ को, वेरी गुड। सो बेसिकली यू बिकम ए रोल मॉडल फॉर द पीपल फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड। और एक चीज मैंने ऑब्जर्व की आपकी, जो कि इन बातों से भी, एंड आई नो यू पर्सनली ऑल्सो, बिकॉज अभी का नहीं, हम तो आपको पहले से पहले जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी, आप हार्ड वर्किंग तो हो, साथ ही साथ यू हैव अ वेरी क्यूरियस माइंड ऑल्सो, राइट? और आई बिलीव दैट हैविंग दैट क्यूरियस माइंड हेल्प्ड यू, राइट? क्योंकि जब आप नई नई चीजें जानना चाहते हो, मुझे लगता है इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी भी आपको थोड़ा ज्यादा पसंद आई, क्योंकि आपका क्यूरियस माइंड है और एंथ्रोपोलॉजी आपके बहुत सारे मिथ्स ब्रेक करती है। आप गांव के रहने वाले हैं, वहां का इंसान मुझे लगता है थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी से ज्यादा कनेक्ट भी कर पाता है, क्योंकि मेनली हम विलेज सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी को ही ज्यादा पढ़ते हैं, वहीं के एग्जाम्पल्स लेते हैं। समझ में आने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है, उससे पहले तो मेरे को बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। हाँ, नहीं, ये बात है कि जब आप समझने लगोगे तभी कोई सब्जेक्ट। वही स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई नहीं होती है ना, तो फिर आपको कभी समझ नहीं आएगा एंथ्रो। आपको पहले ऐसा है कि आपको पहले थ्योरी समझनी पड़ेगी, बाकी एंथ्रोपोलॉजी समझने के लिए। हम क्या करते हैं ना, कोई ऐसे टॉपर सजेस्ट करता है ये बुक पढ़ लो, तो हम उसको पेज बाय पेज पढ़ने लग जाते हैं। अब उसमें कुछ बात कर रहा है कल्चरल मटेरियलिज्म की, तो उसमें वो टर्म आ गया, मैं कैसे समझ सकता हूँ उसको? तो वो ऐसे अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से मैंने एंथ्रो को अप्रोच किया था पहले कुछ अटेम्प्ट्स में, तो उसकी वजह से ही मेरे 2-3 साल खराब हुए हैं। उसके बाद जब मेरे को समझ आया कि हाउ टू डील विद इट, उसके बाद एंथ्रो वाज़ वेरी ईज़ी फॉर मी कि म मतलब ऐसे पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा था कि हाँ, इसको समझ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। वो मेरे को फाइनल अटेम्प्ट में जाके आया। चलो, फाइनल अटेम्प्ट में आपको सक्सेस मिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी है, राइट? आपने सिक्स्थ बॉल पे सिक्सर मारा है, दैट्स ए वंडरफुल, यू कैन से एंड फॉर दिस जर्नी ऑल्सो, राइट? बट इट्स नॉट जस्ट द एंड, इट्स अ बिगिनिंग फॉर द न्यू, you can say, journey that you are starting now. I think tomorrow you are leaving for the academy also. Yes, sir. So many congratulations and best wishes for the journey also. ओके, सो एक बात और है, जैसे कि आप ये बात तो आप बता चुके हैं कि कैसे आप अपने रूरल बैकग्राउंड के लोगों को तो सर्व करेंगे ही करेंगे, बट जैसे जनरली हम एक बात देखते हैं कि बच्चों के दिमाग में बहुत सारे यू कह देते हैं कि इस प्रिपरेशन के लेके बहुत सारी उठा पटक रहती है, राइट? दे कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन। जैसे आपने शुरू किया था पहले, and you have had some issues with the preparation, you could not understand your optional subject। तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि पहले जीएस को पढ़ें, ऑप्शनल को पढ़ें, दोनों को साथ में पढ़ें, राइट? पहले प्रीलिम्स की तैयारी करें, पहले मेंस की तैयारी करें, राइट? तो उन सब चीजों को कैसे बताओगे, मतलब शुरू कैसे करें और कैसे आगे बढ़ें, वो भी एक थोड़ा सा आइडिया दोगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बताता हूँ, पहले आप ना इकोनॉमिक्स को शुरू करो पढ़ना, उसको समझो कैसे है। क्योंकि इकोनॉमिक्स जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक आप न्यूज़पेपर रीडिंग को एज़ अ हॉबी ले नहीं पाओगे। न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शुरू के कुछ साल प्रिपरेशन के, 6 महीने या 1 साल, वो आपके माइंडसेट को बहुत ऐसे ब्रॉड बना देती है। तो न्यूज़पेपर जब तक आपको समझ नहीं आएगा, जब तक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप ऐसे सब्जेक्ट्स को डील करो, जैसे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ो, उसके बाद पॉलिटी पढ़ो, उसके बाद आप हिस्ट्री पढ़ो। तो ऐसे स्ट्रक्चर्ड आप जाओगे तो आपको इश्यू नहीं होगा समझने में। तो उससे आप आंसर राइटिंग को भी फिर इंक्लूड कर सकते हो कि आपने कोई आर्टिकल पढ़ लिया है, उसमें से ही आप कोई उसका प्रो कॉन्स उसमें से निकाल लो, उसके वे फॉरवर्ड जो उन्होंने दे रखा वो लिख लो, तो उसमें आपके आंसर राइटिंग की जो बिगिनिंग फेज़ है वो हो जाएगी शुरू। उसके बाद आप जैसे ही मतलब कॉन्फिडेंस इश्यूज़ अगर आपको हो रहे हैं, तो आप एक अच्छा मेंटर ले लो। उनको अपने ऐसे बताओ कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ। तो वो बता सकते हैं कि हाँ, ये सही है या इसमें ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है। उसके बाद आप अपने टेस्ट-वेस्ट वो दो, वो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए होते हैं। तो उस तरीके से स्ट्रक्चर्ड अगर आप जा रहे हो, तो यू वुड बी एबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम विद लेस इनपुट।
ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए, दोनों के लिए पीवाईक्यू शुड बी द बेस्ट हाँ, रिसोर्स। पीवाईक्यू के बिना तो आपको पता ही नहीं चलेगा इम्पोर्टेंट क्या है। जब आप कोई भी पॉलिटी का चैप्टर पढ़ रहे हो, जब तक आप उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस नहीं देख रहे हो, तो आपको पता थोड़ी चलेगा। यू कैन नॉट रिमेंबर 50 पेजेस, उसमें से तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही तो याद रह सकते हैं। अच्छा, आपने पीटी और मेंस की साथ-साथ तैयारी की थी या अलग-अलग की थी? नहीं, मैं कोशिश करता था साथ-साथ करने की। जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, तो मैं मेंस के क्वेश्चंस देख लेता था। उसमें फिर मैं 2 हाइलाइटर रखता था, एक ग्रीन वाला मेंस के लिए, रेड वाला पीटी के लिए। तो फिर मैं रिवाइज़ करता था, तो पीटी ओरिएंटेड जब हो जाते थे, जैसे 2 महीने पहले पीटी से, तो फिर मैं रेड वाला ही पढ़ता था। वेरी गुड। सो मतलब ये आपने अपने मार्कर डिस्टिंग्विश किए थे कि कौन-सा आपको पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन-सा? मैं पीटी के लिए रेड इसलिए रखता था बिकॉज़ आई वाज़ स्केयर्ड ऑफ पीटी। ग्रीन में इसलिए बिकॉज़ आई वाज़ वेरी कंफर्टेबल विद मेंस सिंस स्टार्टिंग, क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग शुरू में काफ़ी फ़ोकस किया था। So basically you are saying that anthropology have made you a better human. You started looking at others' perspective from their perspective, right? And naturally that will make you a better officer also. And we wish you that you will do the best for the society, for the people, and for this country, right? All the very best and bestest wishes for your future endeavors. Good luck, right? I wish others will also learn from you, right? So thank you. Your hard work will definitely pay. Just keep on working on it with a proper strategy. And if you can have a proper guide or mentor, that will definitely help you. Thank you. All the very best.